हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। आशा करता हूं आप सभी एकदम मस्त होंगे और लाजवाब तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी में चैप्टर 2 जो कि है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का वन शॉर्ट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों के रेगुलर कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आप लेट कर रहे हैं। तो भैया घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, हर सप्ताह आता रहेगा, फिनिश होगा जल्दी ही वन शॉट। ठीक है, क्योंकि वन शॉट में पूरा चैप्टर फिनिश करना होता है। तो चलिए आज बहुत सिंपल तरीके से इस दूसरे चैप्टर का जो कि मानव जनन है, हम इसका निपटारा कर देते हैं। ठीक है, एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं भैया। और वन शॉट में हम बार बार ये चीज बताते हैं प्यारे बच्चों कि वन शॉट में केवल उन्हीं टॉपिक को ध्यान देना है जिनकी भैया संभावना बहुत ज्यादा हो एग्जाम में पूछे जाने की, क्योंकि हमारा भी जो टारगेट है वो हमारा बोर्ड एग्जाम है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से कि नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। प्यारे बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका। इसमें दो ही टॉपिक बहुत ज्यादा लाजवाब हैं, एक तो नर जनन तंत्र, एक मादा जनन तंत्र। और वैसे भी भैया ये टॉपिक 5 नंबर में आता है। ठीक है, श्योर है। अगर नर आएगा तो भाई मतलब नर आया तो मादा जनन तंत्र नहीं देगा, अगर इसे नर जनन तंत्र ना आया मादा जनन तंत्र दे देगा। अगर ये दोनों ना आए तो इसमें और है भाई एक शुक्राणु जनन, अंडाणु जनन। ठीक है, शुक्राणु की संरचना। तो ये बहुत सारे मतलब ऐसे टॉपिक हैं जो इसमें रिपीट होते हैं, बट सबसे ज्यादा ये 5 नंबर वाले जो लॉन्ग दो हैं कि नर जनन तंत्र यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए समझते हैं प्यारे बच्चों। देखिए, इसको देखने से पहले कुछ चीजें और आपको जानना जरूरी है कि भाई कोई भी पूरी तरह से जैसे बात कर ले, नर जनन तंत्र में हर एक चीज परिपक्व होने से पहले, सब चीज विकसित होने से पहले पुरुषों में और महिलाओं में, यूं कह ले लड़कों और लड़कियों में कुछ लक्षण होते हैं। ठीक है, जो इस बात का संकेत देते हैं कि हाँ पूर्ण रूप से परिपक्व ये हो चुके हैं। और उन्हीं लक्षणों को द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण कहा जाता है। मतलब ऐसे लक्षण जिसको भाई जिससे क्या है कि कोई व्यक्ति किसी सामने वाले को देखकर ये बता सके कि वो नर है या मादा, तो वो लक्षण कहलाते हैं द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण। लड़कों में बात करें तो ये ज्यादातर 12 से 16 वर्ष की आयु में स्टार्ट हो जाता है ये लक्षण, और जो लड़कियों में होता है तो ये 11 से 14 वर्ष की आयु में। अब जैसे भाई अगर कभी कभार पूछ लेता है, इसको हल्के में मत लेना, इसीलिए कह रहे हैं सुन लीजिए। भाई पूछ लेता है कि नर के द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण क्या है, तो भैया क्या है, जैसे पुरुष में होता क्या है, आवाज का भारीपन। ठीक है ना। और उसके बाद क्या होता है कि जैसे कंधे चौड़े हो जाना, दाढ़ी मूंछ का आ जाना, शरीर पर बालों का उग जाना। ठीक है, और उसके बाद जो ये मसल्स वगैरह होते हैं यानी पेशियों का मजबूत हो जाना। तो ये सारे जो लक्षण है, और साथ ही शुक्राणु का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। तो ये नर के द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण है। अगर हम मादा के पूछ लें तो इसमें क्या है भैया, इनकी आवाज पतली हो जाती है, पतली या सुरीली। अब ऐसा नहीं है कि भाई इनकी पतली होती है तो आदमियों की भाई फटे ढोल जैसी नहीं, भाई उनकी भी आवाज, लेकिन मैटर होता है तारत्व का, जो पिच होता है, जो स्वर रज्जुक होते हैं भैया वो पतले होते हैं लड़कियों में, इसलिए आवाज उनकी पतली होती है और तीखी होती है। ठीक है, और लड़कियों में भैया जैसे स्तन का विकास हो जाता है क्योंकि दुग्ध ग्रंथियां क्या है वो विकसित होने लगती हैं। साथ ही साथ इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी माहवारी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसके अलावा इसमें क्या है, तैलीय ग्रंथियां एक्टिव हो जाती हैं यानी चिकनापन आ जाता है बॉडी में। और इसके अलावा श्रोणि प्रदेश यानी कमर का निचला हिस्सा चौड़ा हो जाता है। तो ये लड़कों और लड़कियों में द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण होते हैं। तो अब हम आ जाते हैं भैया अपने क्वेश्चन पर। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन पहले ही बता दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रटने की जरूरत नहीं है, याद रखना, फिर से बोल देते हैं भैया, एक बार देखेंगे चीजें दिमाग में स्टोर हो जाएंगी। तो नर जनन तंत्र में होता क्या है, ध्यान से समझिएगा कि भाई सबसे जो पहला हिस्सा होता है वृषण, और नर जनन तंत्र का सबसे भैया बात कर ले जो महत्वपूर्ण भाग है वो वृषण ही है। ठीक है, क्या है, वृषण, जो कि भैया ये आपको फिगर में दिखाई पड़ रहा है इतना पार्ट। ठीक है, ये टेस्टिस
क्या होता है? वृषण। तो वृषण ये नर जनन तंत्र का सबसे प्रमुख अंग या सबसे प्रमुख भाग होता है। क्या चीज? वृषण। और यह एक थैलीनुमा संरचना में बंद होता है। ठीक है, थैलीनुमा संरचना में बंद होता है प्यारे बच्चों। ठीक, और इसकी संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी। यानी अगर हम बात कर लें, ये जो वृषण होते हैं इनकी संख्या एक जोड़ी होती है, यानी संख्या में 2 होते हैं और एक थैलीनुमा संरचना में बंद होते हैं और उस थैली को ही कहा जाता है वृषण कोश। और इसके अलावा एक चीज ध्यान देना भैया, इसी में वृषण में ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और क्वेश्चन किया गया है कई बार, वृषण के कार्य लिखिए। ठीक है, या पूछेगा सार्टोली कोशिकाओं के कार्य लिखिए। तो प्यारे बच्चों, वृषण का कार्य यह होता है कि सबसे पहले वृषण में एक तो भैया पहला कार्य है कि इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण, ठीक है, इसको भी कहीं नोट कर लेना भैया, अलग से नहीं बताएंगे इसको। ये वृषण के कार्य बता रहे हैं, बहुत ज्यादा पूछा जाता है शॉर्ट वाले में। ठीक है, दूसरा है भैया इसमें एक टेस्टोस्टेरोन मतलब टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव ठीक है। तो भैया एक तो शुक्राणु का निर्माण होता है और दूसरा टेस्टोस्टेरोन मतलब टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है। ये वृषण का कार्य हो जाता है। अब एक क्वेश्चन यहां से और किया जाता है, पूछता यह है प्यारे बच्चों कि जो वृषण होता है या वृषण कोश शरीर के बाहर ही क्यों स्थित होते हैं? ध्यान से समझिएगा, यह एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि ये जो वृषण होता है मेल में, ये शरीर के बाहर यानी उदर गुहा के बाहर ही क्यों होता है? तो देखिए इसका एक रीजन है, क्योंकि बच्चों शुक्राणु को बनने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, शुक्राणु को बनने के लिए, क्योंकि स्पर्म इसमें बनेगा और शुक्राणु को बनने के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है, जबकि बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है और उससे कुछ कम टेम्परेचर पर ही शुक्राणु बनता है। अगर ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा तो शुक्राणु नष्ट हो जाएंगे। तो भैया यही कारण है कि जो शुक्राणु होता है वो मतलब जो वृषण कोश होता है वो शरीर के बाहर यानी उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। ठीक, और इससे क्या होता है भैया, टेम्परेचर जो मैनेज होता रहता है और शुक्राणु जीवित रहते हैं। ठीक, क्योंकि ठंड के समय में इसकी मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं। ठीक, ये छोटे आकार ग्रहण कर लेते हैं और जैसे ही गर्मी का टाइम आता है इसकी मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। मतलब ये जैसे बाहर से क्या करता है, तो बाहर से ठंडक लेने के लिए इसकी मांसपेशियां नीचे की तरफ यानी ये ढीला पड़ जाता है। और भाई ठंडी के टाइम में बहुत ज्यादा बाहर ठंड होती है और बॉडी गर्म होता है, इसीलिए जो इसकी मांसपेशियां ऊपर की तरफ खिंचती हैं, यानी वो हीट अंदर से बॉडी से हीट लेने का प्रयास करती हैं। ठीक है, ये तो याद रखना। तो ये वृषण भाई यही कारण है कि वृषण कोश या वृषण शरीर के बाहर स्थित होता है। क्यों? हमने बताया क्योंकि शुक्राणु के बनने के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है, जबकि शरीर का तापमान अधिक होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, शुक्र मतलब वृषण शरीर के बाहर स्थित होता है। आई बात समझ में प्यारे बच्चों? चलिए, तो समझ में आया भैया कि ये नर जनन तंत्र का प्रमुख अंग होता है भैया, ये जो वृषण है, और यह एक थैलीनुमा संरचना में बंद रहता है जिसे वृषण कोश कहते हैं। ठीक है, इसकी संख्या 2 होती है। जो वृषण कोश है भैया, इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है, जैसा कि बताया गया। और वृषण में ही शुक्राणु का निर्माण होता है तथा टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का भी स्राव होता है। तो ये कार्य में आ जाएगा भैया, इसको तो हमने बताया ना, याद रखना, वृषण के ये कार्य आ जाता है। ठीक है, वृषण के कार्य में आई बात समझ में? तो नर जनन तंत्र का जो पहला भाग है वो वृषण है और सबसे प्रमुख भाग। दूसरा भाग होता है प्यारे बच्चों अधिवृषण। ठीक है, पहला टेस्टिस, दूसरा एपिडिडमिस यानी अधिवृषण। अब अधिवृषण क्या होता है भैया? जो अधिवृषण की बात कर लें तो इस फिगर में थोड़ा नजर डालिए प्यारे बच्चों, यहां पर देखिए भैया, यहां पे देखिए। तो वृषण के ऊपर इतने वाले भाग में, इसमें अगर देखिए यहां से एक नलिका निकली है, ठीक है, और यहां से देखिए ये कुंडलित अवस्था में इतना अवस्था, ध्यान देना, इतना वाला भाग जो हम कलर कर रहे हैं। ठीक, तो वृषण के ऊपर
जो वृषण होता है, वृषण के ऊपर क्या होती है भाई, एक कुंडलित अवस्था में नलिका होती है, एक लंबी नलिका, और उसे में कुंडलित मतलब टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर मरोड़ तोड़ मरोड़ कर जैसे होता है ना, कि इसी में वो वृषण के ऊपर एक नलिका होती है जो कि कुंडलित और सक्रिय अवस्था में होती है, उसी को कहा जाता है अधिवृषण। और इसका आकार घोड़े के नाल के आकार का होता है, और इसमें जो शुक्राणु है इसी में बनते हैं, ध्यान देना, अधिवृषण में ही शुक्राणु बनते हैं और यहीं से भैया बन करके शुक्राशय तक जाते हैं, वहीं इसमें मतलब उसमें स्टोर होते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर भैया समझ में आ गया कि अधिवृषण क्या है। तो यह वृषण के ऊपर एक कुंडलित अवस्था में होता है, और यह लगभग 6 सेमी लंबी सक्रिय व अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। इसमें शुक्राणु परिपक्व होते हैं, मतलब जो भी शुक्राणु बनेगा तो भैया वृषण में ही, और आकर के इसमें परिपक्व होता है, यानी पूरी तरह से तैयार होता है, और इसका आकार घोड़े के नाल के आकार का होता है। याद रखना भैया, तो इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हमको एग्जाम में किस तरह से लिखना है बस इतना जानिए कि कैसे लिखना है। तो पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए बबुआ। हो गया ना, चलिए आगे देखते हैं भैया। तो 2 पार्ट समझ में आ गया। अगला है भैया शुक्रवाहिनी, अगला है शुक्रवाहिनी। अब ध्यान से समझिएगा शुक्रवाहिनी होती क्या है। देखिए नाम ही है, शुक्र का मतलब शुक्राणु, वाहिनी का मतलब ले जाना। तो प्यारे बच्चों शुक्रवाहिनी क्या होती है, ये लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका होती है जो वृषण तथा अधिवृषण में बने शुक्राणुओं को शुक्राशय तक ले जाती है, और यह शुक्राशय वाहिनी से जुड़कर अस्खलन वाहिनी बनाती है। तो जरा इस पे नजर डालिए प्यारे बच्चों। तो यहां से भैया एक नलिका निकली हुई है, ठीक है ना, एक नलिका निकली हुई है, और वो नलिका ये है, ठीक है, ये एक नलिका गई हुई है भैया, ये देखिए यूं यहां से होते हुए यहां तक, ठीक है, यहां तक ऐसे गई हुई है। तो हमने क्या बताया कि शुक्रवाहिनी क्या है, ये एक 20 से 25 सेंटीमीटर, वही इसका आकार थोड़ा इधर उधर हो सकता है, एकदम ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि एकदम परफेक्ट होता है, ठीक है, कम ज्यादा भी हो सकता है। तो ये 20 से 25 सेंटीमीटर एक लंबी नलिका होती है, जो हमने बताया ना भाई, ये पूरा का पूरा क्या है, वृषण, जो वृषण और अधिवृषण में बने शुक्राणुओं को, इसमें जो शुक्राणु बनेगा प्यारे बच्चों, वो शुक्राणु को ले जाने का काम ये शुक्रवाहिनी करती है। भाई नाम ही है ना शुक्रवाहिनी, बोले तो शुक्राणुओं को ले जाने वाली, ठीक है। तो यहां पर ये ले जाती हैं, और यहां शुक्राशय जो होता है उसी शुक्राशय में भैया पहुंचाती हैं, और यहीं से ध्यान दीजिएगा ये मिल करके अस्खलन वाहिनी का निर्माण करती हैं, और ये स्खलन वाहिनी मतलब मूत्र मार्ग, यानी मूत्र के निकलने का भी रास्ता होता है, और इसी रास्ते से जो सीमन होता है, वीर्य होता है, वो भी निकलता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया शुक्रवाहिनी। अब अगला देखिएगा भैया, अगला जो भाग होता है वो होता है शुक्राशय। अब शुक्राशय अभी क्या बताया हमने, शुक्राशय क्या है, यह एक मांसल थैलीनुमा संरचना होती है, और इसमें शुक्राणु लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, और यहीं पर शुक्राणुओं का पोषण होता है, यानी सुक्रोज वगैरह, फ्रक्टोज वगैरह, इसमें क्या है भैया निर्माण होता है इन सब का, और यही शुक्राणुओं को पोषण देते हैं, यानी उनको जीवित रहने के लिए। तो इस फिगर में आप थोड़ा नजर डालिए प्यारे बच्चों। तो इस फिगर में भैया यहां पे ध्यान देना, ये थोड़ा जो फूला हुआ भाग बनाया गया है, ठीक है, ये जो फूला हुआ भाग बनाया गया है प्यारे बच्चों, यही क्या है, यही होता है शुक्राशय, इसी में शुक्राणु स्टोर होते हैं। आई बात समझ में। चलिए भैया आगे, उसके बाद अगला भाग क्या है, अगला भाग है शिश्न। यह एक ऐसी मांसल संरचना है, ठीक है, शिश्न बोले तो जिसको पेनिस कहते हैं, जो त्वचा से ढका रहता है, और यह एक मैथुन अंग होता है, ठीक है, जो संभोग के दौरान योनि में शुक्राणुओं को स्थानांतरित करता है। तो भैया इस फिगर में देखिए जो शिश्न होता है क्या है, तो ये वाला जो भाग होता है भैया पेनिस, ठीक है, ये वाला जो भाग होता है इस भाग को ही कहा जाता है शिश्न। क्या कहा जाता है, शिश्न कहा जाता है,
पेनिस होता है। ठीक है, और इसका काम क्या, एक चीज ध्यान देना, ये एक मैथुन अंग है, ये नर जनन तंत्र का भैया मतलब हम यूं कह सकते हैं प्रमुख भाग के रूप में नहीं, बल्कि एक मतलब सहायता करता है। ठीक है, स्पर्म को भाई वजाइना तक पहुंचाने के लिए। ठीक, तो ये एक मैथुन अंग होता है। ठीक, और यहां पर अगला जो भाग अब इसमें बचता है भैया वो हो जाता है मूत्रवाहिनी। अब मूत्रवाहिनी क्या है, तो मूत्राशय से एक वाहिनी निकलती है जिसे मूत्रवाहिनी कहते हैं, और यह शुक्राणु तथा मूत्र दोनों के बाहर निकलने का मार्ग होता है। तो इस फिगर में थोड़ा नजर डालिए भैया, इस फिगर में अगर नजर डालेंगे तो देखिए इधर क्या है प्यारे बच्चों, इधर क्या है, तो ये मूत्र, देखिए ये एक मूत्र नलिका आई है और यहीं आकर के ये मूत्राशय है, ठीक, ब्लेडर है, और इसी में मूत्र का संचय होता है। तो यहां से भैया मूत्र भी तो इसी मार्ग से आएगा, और उसके बाद भैया इधर से देखिए जो शुक्राशय में शुक्राणु बनेगा भैया, तो वो शुक्राणु भी यानी वीर भी इसी रास्ते से आएगा। तो ये जो मूत्र मार्ग होता है यूरेथ्रा, ये मूत्र को भी बाहर निकलने का रास्ता होता है और मतलब वीर के भी बाहर निकलने का रास्ता होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा भैया नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है भैया। हमने बताया सबसे प्रमुख भाग वृषण होता है, फिर उसके बाद इसमें जो ये ग्रंथि नलिकाएं होती हैं अधिवृषण, फिर उसके बाद भैया इसमें क्या बताया गया, शुक्रवाहिनी, फिर था शुक्राशय, उसके बाद शिश्न था, फिर उसके बाद मूत्र वाहिनी। ये नर जनन तंत्र के वही प्रमुख भाग होते हैं। ठीक, सबसे प्रमुख तो वृषण ही होता है। अब इसके अलावा नर जनन तंत्र के सहायक अंग की भी भाई पूछा जाता है, सहायक ग्रंथियां, ये जो सहायक जनन ग्रंथियां यानी जो केवल जनन में सहायक होती हैं, तो उसको भी ध्यान दीजिएगा भैया, ये भी लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिए, कभी कभार पूछ लेता है। जो सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं, तो सहायक जनन ग्रंथियों में प्यारे बच्चों ये भैया पहला आपका जो होता है, यहां पे ध्यान देना, ये देखिए एक प्रोस्टेट ग्लैंड्स होता है, यानी प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि। अब प्रोस्टेट ग्रंथि का काम ये होता है, ये एक दूधिया रंग का पदार्थ बनाता है जिसे वीर्य कहते हैं, और उसी वीर्य में ही शुक्राणु तैरते हैं, तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि हो जाएगा। उसके अलावा भैया शुक्राशय भी आपका सहायक जनन ग्रंथि में आता है, प्रमुख में नहीं, शुक्राशय। और शुक्राशय में तो हमने बताया ही है कि इसमें फ्रक्टोज, शर्करा ये पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो शुक्राणुओं का पोषण देते हैं, और इसमें भी एक तरल पदार्थ का निर्माण होता है जिसमें भाई शुक्राणु क्या आराम से तैर सके। और उसके अलावा जो तीसरा होता है भैया वो होता है काउपर्स ग्रंथि, काउपर्स ग्रंथि। और काउपर्स जो ग्रंथि होती है भैया, ये इसमें ध्यान देना, ये मूत्र मार्ग को ध्यान देना, ये मूत्र मार्ग के पास स्थित होती है। इसका काम है मूत्र मार्ग को, ये जो मूत्र मार्ग है इसके अंदर वाले हिस्से को चिकना बनाना, चिकना बनाने का काम काउपर्स ग्रंथि का होता है, ताकि जो शुक्राणु हैं वो भैया नष्ट ना होने पाए। क्यों, अब देखिए नष्ट होने का मतलब ये है कि ये अम्लीय होता है। ठीक, मूत्र मार्ग का अंदर का हिस्सा अम्लीय होता है और उसको उदासीन करने का काम काउपर्स ग्रंथियां करती हैं। इनमें जो पदार्थ का स्राव होता है वही उसको क्या है, उदासीन कर देती है और चिकना बनाती है, ताकि शुक्राणु तेजी से भैया मतलब आगे बढ़ सके और शुक्राणु सुरक्षित रहे, नष्ट ना हो। तो ये सहायक जनन ग्रंथियां भी होती हैं, कार्य भी हमने बता दिया, याद रख लेना। ठीक है, तो देख लीजिए भैया। और उसके बाद चलिए, तो पहला आपका ये था, इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर उसके बाद भैया आपका ये वाला हिस्सा था। आगे देखते हैं, अगला है भैया मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र ये भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। अब देखिए भैया, जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट नर जनन तंत्र है उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और भैया ये भी 5 ही नंबर में पूछा जाता है, उससे कम की तो कोई संभावना है ही नहीं। लेकिन कभी कभार जैसे फिगर अकेले पूछ लेता है, जैसे 2024 में 3 से 4 सेट में तो यही पूछ लिया था, नर जनन तंत्र का वही नामांकित चित्र बनाइए, बस याद रखना। तो फिगर वाला भी पूछा जाता है, ठीक है, तो अलग से फिगर के लाएंगे जिसमें सारे इंपॉर्टेंट फिगर हम एक वीडियो में बता देंगे।
तो भैया मादा जनन तंत्र के प्रमुख भाग में देखिए, जिस तरह से प्यारे बच्चों नर जनन तंत्र में प्रमुख अंग क्या होता है, वृषण होता है, उसी तरह से मादा जनन तंत्र का जो प्रमुख अंग होता है भैया वो होता है, जो प्रमुख अंग होता है वो अंडाशय होता है। ठीक है, ये वाला ठीक अंडाशय होता है। तो इसमें भैया ध्यान देना कि मादा जनन तंत्र में निम्नलिखित भाग में सबसे पहला है अंडाशय। तो ये अंडाशय मादा जनन तंत्र का सबसे प्रमुख अंग या भाग होता है। इनकी संख्या क्या होती है भैया, 2 होती है, यानी ये भी एक जोड़ी होते हैं और उदर गुहा के दोनों तरफ स्थित होते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं भैया ये दोनों तरफ क्या है, स्थित हैं। और यहां पे एक चीज अब ये भी पूछ लेना, मतलब पूछता है कि अंडाशय के कार्य लिखिए, जैसे शुक्राणु में पूछता है उसी तरह अंडाशय। तो अंडाशय में भैया ध्यान देना, इनमें भी अंडाशय का जो कार्य होता है प्यारे बच्चों, पहला ये होता है, तो भैया पहला कार्य तो यह है कि इसमें अंडाणु का निर्माण होता है। किसका प्यारे बच्चों, अंडाणु का निर्माण होता है। और दूसरी बात इसमें भैया एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है। ठीक है, याद रखना। तो भैया एक तो अंडाणु का निर्माण होता है, दूसरा एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है, याद रखना। ठीक है, तो भैया ये बेसिक चीजें हैं जो अपने माइंड में आपको रखनी, क्योंकि भैया क्वेश्चन यहां से बनते हैं। ठीक, अब देखिए तो लिखेंगे भैया कि मादा में एक जोड़ी अंडाशय उदर, यहां उधर लिखा है तो उदर होगा, उदर गुहा के निचले भाग में भैया दोनों तरफ स्थित होते हैं। और यह मादा जनन तंत्र का सबसे जो प्रमुख अंग माना गया है। जैसे नर जनन तंत्र में वृषण होता है, इसमें अंडाणुओं का निर्माण होता है, साथ ही भैया ये अंतःस्रावी हार्मोन्स एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन का भी स्राव होता है। ठीक है ना, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं भैया, जितना हमको देखना है केवल उतना याद रखिए। और दूसरा है भैया अंडवाहिनी, या जिसको कहते हैं डिंब वाहिनी। ठीक है, देखिए अंडवाहिनी क्या है, तो अंडाशय के पीछे अगर आप नजर डालिए, ये एक कीप जैसी संरचना है। ठीक है, ये कीपक है यानी झालर, इसको झालरदार कीप बोलते हैं। तो अंडाशय के पीछे ये झालरदार एक ये कीप जैसी संरचना होती है, जो कि ये देखिए भैया ये ऐसे आई है यहां से। ठीक है, इधर भी अगर आप देखें तो ये देखिए ये एक झालर नुमा ये कीप जैसी संरचना है। तो भैया अंडाशय के पीछे ये जो झालर नुमा एक संरचना होती है, इसी से एक लंबी नलिका होके देखिए निकली है, अंदर की तरफ ये गई है। इसी नलिका का नाम है अंडवाहिनी, या इसी को कहते हैं डिंब वाहिनी। मतलब ये नलिका क्या है, अंडवाहिनी है। ठीक है, अब देखिए भैया अंडवाहिनी का कार्य क्या होता है प्यारे बच्चों, तो ये जो अंडवाहिनी होती है, इस अंडाशय में जो भी अंडाणु मोचित होते हैं, बोले तो निकलते हैं, तो इन अंडाणुओं को भैया इस रास्ते से ले जाने का काम होता है। तो अंडवाहिनी नाम ही है अंडवाहिनी, जो मतलब अंड जो होते हैं, डिंब होते हैं, उनको ले जाने का काम। तो अंडाशय में बने अंडाणुओं को ये भैया क्या है, गर्भाशय तक, ये जो कि ये यूट्रस है गर्भाशय, तो यहां तक ले जाने का काम किसका होता है, अंडवाहिनी। और इसी में प्यारे बच्चों ये जो नलिका होती है, इसी में एक ये जो भाग होता है, इसको बोलते हैं एफटी, बोले तो फैलोपियन ट्यूब। और यहां से क्वेश्चन बड़ा किया जाता है, 1 नंबर में ही, भले 1 नंबर में पूछता है लेकिन पूछता है कि निषेचन की प्रक्रिया कहां होती है। तो प्यारे बच्चों ये जो फैलोपियन ट्यूब होती है, फैलोपियन नलिका, यहीं पर निषेचन की प्रक्रिया होती है। मतलब यहां तक अंडाणु आएगा और इधर से शुक्राणु जा करके दोनों फैलोपियन नलिका में ही मतलब आपस में संलग्न होते हैं, मिलते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पर भैया लिखेंगे कि अंडाशय के पीछे एक कीप जैसी संरचना होती है जिसे अंडवाहिनी कहा जाता है। और अंडाशय में बनने वाले जो अंडाणु होते हैं, अंडवाहिनी के द्वारा ही गर्भाशय तक पहुंचते हैं, और अंडवाहिनी में ही फैलोपियन नलिका में निषेचन की प्रक्रिया
होती है। हमने बता दिया ना भैया कि फैलोपियन जो ट्यूब होता है, फैलोपियन नलिका होती है प्यारे बच्चों, उसी में निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो चलिए भैया पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। अब देखिए आगे आगे का भाग, जो अगला भाग है भैया मादा जनन तंत्र का, तो अगला भाग होता है प्यारे बच्चों गर्भाशय, यूट्रस। ठीक है, गर्भाशय जिसको यूट्रस कहते हैं। अब गर्भाशय क्या होता है, इसकी संरचना एक उल्टे नाशपाती के आकार की होती है और ये शुक्राणुओं को अंडवाहिनी तक ले जाने का कार्य करती है और गर्भाशय में ही भ्रूण का भरण पोषण होता है और गर्भाशय पीछे की ओर एक संकरी नलिका में खुलती है जिसे गर्भाशय ग्रीवा कहा जाता है। चलिए इस फिगर में समझते हैं। तो भैया यहां पे देखिएगा, ये जो बीच का स्ट्रक्चर है प्यारे बच्चों, ये जो बीच का स्ट्रक्चर है भैया, ठीक है, यूं देखिए, ये जो बीच का इस तरह से स्ट्रक्चर है, यही क्या है भैया, तो ये देखिए गर्भाशय गुहा है और यहां से आकर ये एक संकरी नलिका में ये खुल रहा है जिसको गर्भाशय ग्रीवा कहा जाता है और यही वाला भाग क्या होता है, गर्भाशय होता है। तो गर्भाशय एक उल्टे नाशपाती के आकार का होता है भैया इसकी संरचना। ठीक है, और उसके बाद हमने बताया कि जो गर्भाशय होता है वो आगे चल करके एक संकरी नलिका में खुलता है। देखिए यहां पर एक नैरो स्ट्रीट है, एक संकरी नलिका है, तो इसी में भैया मतलब इसी को कहा जाता है गर्भाशय ग्रीवा। अब इसी में जो स्पर्म होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो शुक्राणु होते हैं भैया, जैसे अंदर से ये प्रवेश किए, ठीक है, इधर से, तो ये तेजी से गति करते हुए या तो भैया इधर जाएंगे या तो प्यारे बच्चों इधर जाएंगे। ठीक है, कुछ इधर चले जाते हैं कुछ इधर, तो इनका जो भाई गर्भाशय का काम होता है वो क्या है, शुक्राणुओं को अंडाणु तक पहुंचाने का काम भी इसका होता है। ठीक है, जहां पे हमने बताया फैलोपियन नलिका में, ठीक है, फैलोपियन नलिका में क्या होते हैं, और ये जो अंड यानी डिंब जो होते हैं अंडाणु और शुक्राणु संलयित हो जाते हैं। ठीक है भैया, चलिए अगला है, अगला जो मादा जनन तंत्र का भाग है वो है वजाइना, योनि। योनि क्या होता है भैया, तो यह मादा जन्म मतलब मादा का बाह्य जननांग होता है। जैसे पुरुष में क्या देखा था आपने, शिश्न, ठीक है, वो भी एक बाह्य जननांग था, इंटरनल नहीं बाह्य। ठीक है, तो भैया इसी तरह से इसमें योनि जो होता है बाह्य जननांग होता है जो एक लचीली मांसपेशियों से बना होता है और यह संभोग के दौरान, तो मेटिंग के दरमियान, ठीक है, मेटिंग के दरमियान जिसको संभोग कहते हैं, सहवास भी कहा जाता है, ठीक, उस दरमियान जिसको संबंध बनाना बोलते हैं, तो शुक्राणुओं को ग्रहण करता है तथा गर्भाशय तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं फिगर में। तो भैया ये जो होता है सबसे बाहरी अंग, ठीक, तो यहां पे ध्यान देना, ये जो स्ट्रक्चर होता है यही भैया क्या कहलाता है, ये भाग एक बाहर से नलिका के रूप में होती है, तो इसी भाग को क्या कहते हैं, योनि कहते हैं, वजाइना कहते हैं। ठीक, ये क्या करता है, इसका काम है भाई, हमने बताया ना कि ये शुक्राणुओं को ग्रहण करता है। ठीक, जो नर मैथुन अंग होता है जिसको शिश्न कहते हैं उसको ग्रहण करता है और तब जाकर के ये शुक्राणु अंदर प्रवेश करता है। ठीक, तो ये हो जाएगा भैया आपका नर मतलब मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन, जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बच्चों। पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया और उसके बाद ये वाला हो गया ना। देखिए फिर से बोल दे रहे हैं, बस इतना याद रखना, हमें टू द पॉइंट लिखना है, बहुत ज्यादा दिमाग पे लोड नहीं लेना है, बस उतने से मतलब है जो भैया हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। अब देखते हैं भैया शुक्राणु का सचित्र वर्णन, और ये भी भैया कभी कभार देखिए इसका फिगर बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी कभार 2-2, 3-3 सेट में पूछ लेता है, शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो इसे नाम लिख करके चित्र बना देना है। अब देखिए ये भी बड़ा ही सरल टॉपिक होता है। देखिए शुक्राणु क्या है, तो भैया अगर हम बात कर लें, जो स्पर्म होता है, ये जैसे पुष्प में आपने परागकण के बारे में पढ़ा था कि पुष्प का प्रथम नग मतलब नर युग्मकोद्भिद होता है, यानी प्रथम कोशिका होती है, तो उसी तरह से ये भी क्या होता है। अब शुक्राणु की बात कर ले तो भैया शुक्राणु का जो आकार होता है प्यारे बच्चों, वो 60 माइक्रोमीटर तक एक एवरेज होता है। ठीक है, ये मेल की बात कर रहे हैं पुरुषों में।
अब विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं में इसका आकार भिन्न भिन्न होता है और बाकी मनुष्यों में प्यारे बच्चों इसका आकार चम्मच के आकार का होता है, लेकिन जीव जंतुओं में अलग अलग। किसी में भैया क्या होता है, मतलब एक हुक की तरह यानी पिन के आकार का होता है, तो किसी में आकार और होता है। लेकिन यहाँ पर हमें भैया हम पढ़ रहे हैं मानव जनन के बारे में, तो यहाँ मानव से संबंधित चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो मानव का जो शुक्राणु होता है लगभग 60 माइक्रोमीटर लंबा व पतला होता है और यह चम्मच के आकार का होता है और इसके 3 प्रमुख भाग होते हैं। भाई प्रमुख 3 ही होते हैं, बाकी वैसे तो 4 भी कर दिया जाता है बहुत सारे बुक में। अब 3 प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? पहला है भैया इतना हिस्सा प्यारे बच्चों, पहला ये वाला हिस्सा जिसको हेड बोलते हैं, बोले तो सिर, पहला वाला शीर्ष कह लें या भैया पहला हिस्सा सिर होता है। ठीक है, और दूसरा जो हिस्सा होता है प्यारे बच्चों वो मध्य भाग होता है, दूसरा भाग यहां से यहां तक। तो भैया ये भाग जो होता है ना प्यारे बच्चों इसे बोलते हैं मध्य भाग, मध्य भाग। अब उसके बाद जो तीसरा हिस्सा होता है भैया, तीसरा ये होता है पूंछ। ठीक है, जिसको पुच्छ कह लें, ये पूंछ, तीसरा वाला भाग पूंछ होता है। ठीक है, ये याद रखना। तो ये शुक्राणु के 3 प्रमुख भाग हैं, बस आपको अच्छे से समझना है बबुआ, आपको कुछ भी इसमें रटने की जरूरत नहीं, जो इतना ज्यादा लिखा उखा है कुछ नहीं करना। देखिए शुक्राणु में हमने बताया ना प्रमुख 3 भाग होते हैं, बाकी कहीं वही कहीं कहीं 4 बता देता है। 4 इसलिए कि ग्रीवा, जो ग्रीवा होता है इसका नेक गर्दन होता है इसको भी ऐड कर लेता है, लेकिन 3 प्रमुख याद रखना भैया कि आपका सिर, मध्य भाग, पूंछ, इन 3 भागों में शुक्राणु डिवाइड होता है। क्योंकि दिख भी रहा है ये सिर है, बीच वाला भाग, फिर नीचे पूंछ है। अब देखिए सबसे पहला जो सिर वाला भाग होता है शीर्ष भाग, अब शीर्ष भाग में ध्यान देना भैया, ये शुक्राणु का सबसे प्रमुख भाग माना गया है। शुक्राणु का ये सबसे प्रमुख भाग होता है क्योंकि बच्चों इसमें जो है भैया केंद्रक, ये ध्यान दीजिए, ये क्या है, केंद्रक युक्त गुणसूत्री पदार्थ होता है। मतलब ध्यान दीजिए यहां पर भी भैया हमने लिख दिया है साफ साफ कि इसमें केंद्रक होता है जिसमें गुणसूत्र उपस्थित होता है। तो इसमें क्या होता है, केंद्रक युक्त गुणसूत्री पदार्थ होता है। और इसका जो सबसे ऊपरी वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला जो टोपी की तरह है, तो भैया सबसे ऊपरी जो हिस्सा होता है प्यारे बच्चों इसे बोलते हैं, मतलब ये जो भाग होता है वो क्या होता है, मतलब एक्रोसोम कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है, कहीं लिख दे रहे हैं एक्रोसोम। तो भैया ये वाला भाग एक्रोसोम कहलाता है। ठीक है, कौन सा, सबसे ऊपरी भाग जो गाल्जी काय का बना होता है। ठीक है, गाल्जी काय जो कि एक कोशिकांग है, कोशिका का भाग होता है, तो ये गाल्जी काय का बना होता है। और इसी में ये जो एक्रोसोम होता है प्यारे बच्चों, इसी में अंडे को भेदने वाले एंजाइम स्रावित होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, अंडे को, ठीक, जो महिला में अंडाणु निकलता है तो उस अंडाणु को भेदने की जो क्षमता होती, मतलब भेदने की भैया जो मतलब भेद देता है, तो क्यों भेदता है, कैसे भेदता है, तो जो शुक्राणु, समझिएगा फिगर के माध्यम से, जैसे ये कोई अंडाणु है, अब इसमें भैया कोई शुक्राणु जैसे आया, ये शुक्राणु की संरचना है, वही मान लेते हैं इधर से एक आया और इधर से एक आया। ठीक है, और एक इस तरह से, तो कोई शुक्राणु जब आएगा तो भैया ये वाला हिस्सा टूट कर जाएगा और ये बाहर ऐसे रह जाएगा। ठीक है, और यही जाकर के भैया इसमें इसके साथ मिलकर के ये भ्रूण बनाता है और बाद में यही क्या है, परिपक्व भ्रूण ही बाद में एक शिशु का रूप धारण करता है। ठीक है, जन्म के बाद वही शिशु, मतलब यही परिपक्व भ्रूण ही शिशु का निर्माण करता है। तो यहां पर हमने वही चीज बताया कि भैया जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु का सबसे जो ऊपरी भाग, शीर्ष भाग, उसे एक्रोसोम कहते हैं और एक्रोसोम प्यारे बच्चों गाल्जी काय का बना होता है। ठीक है, और इसमें हमने बताया कि अंडे को भेदने वाले, क्योंकि ये जो अंडा होता है, अंडे की जो परत होती है भैया, इसकी परत को ध्यान देना, इसकी परत को भेदने के लिए इसमें जो एंजाइम होता है, यही जब शुक्राणु इसकी दीवार से टकराता है तो इसकी जो बाहरी लेयर होती है उसको या भेदने का काम कौन करता है, इसमें जो एंजाइम स्रावित होता है, तभी जाकर के ये जो शुक्राणु है अंदर प्रवेश करता है, यानी पूंछ वाला हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा बाहर ही रह जाता है और जो ये वाला एक्रोसोम का भाग होता है ये अंदर चला जाता है।
ठीक है, इसी तरह से भैया ये प्रक्रिया होती है। और कभी कभार पूछा भी जाता है कि यदि एक्रोसोम, पूछा गया है भैया एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन में, कि यदि शुक्राणु के एक्रोसोम को काटकर निकाल दिया जाए तो क्या होगा, तो जाहिर सी बात है भैया निषेचन की प्रक्रिया होगी ही नहीं, क्योंकि प्रमुख रोल तो भैया इसी का होता है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे बच्चों कि यह शुक्राणु का अग्र व सबसे प्रमुख भाग होता है, कौन सा, सिर, जो सिर वाला भाग है शीर्ष, इसमें केंद्रक होता है हमने बताया, और जिसमें गुणसूत्र भी उपस्थित होते हैं, तो यह केंद्रक युक्त गुणसूत्री पदार्थ लिखा है। ठीक है, और सिर का, यहां सिर अलग है भैया, का अलग है, सिर का मतलब वो खाने वाला सिर का मत समझ लेना, ये देखिए बना दिया, सिर का सबसे ऊपरी भाग, ये जो ये हेड है, सिर का सबसे ऊपरी भाग एक्रोसोम कहलाता है, और जो गाल्जी काय का बना होता है, तो ये सबसे ऊपरी वाला भाग एक्रोसोम कहलाता है, और ये गाल्जी काय का बना होता है, और इसमें अंडे के आवरण को भैया घोलने वाले या भेदने वाले एंजाइम का स्राव होता है, और सिर के निचले भाग में एक जोड़ी तारक काय उपस्थित होता है। तो यहां देखिए भैया इसके निचले भाग में जो तारक काय उपस्थित होता है, ठीक है, याद रखना, यहां पर यही भाग जो होता है ये ग्रीवा कहलाता है। तो ये पूरा का पूरा जो भाग है ये शीर्ष वाला है, सिर वाला। अब उसके बाद भैया मध्य भाग याद रखना, मध्य भाग क्या है प्यारे बच्चों, इस भाग में शुक्राणु के अंत तक एक अच्छी तंतु उपस्थित होता है, जिसके चारों ओर माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, जो शुक्राणुओं को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा देता है। ठीक है, गति करने के लिए ऊर्जा देता है। तो ध्यान देना भैया, ये देखिए इसमें एक जाल बुना हुआ है, अगर आप नजर डालें भैया, एक मिनट, आप अगर नजर डालें इस तरह से, ऐसे देखिए, ये एक माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है, जाल बुना होता है। तो भैया माइटोकॉन्ड्रिया का एक जाल बुना होता है मध्य भाग में, और यहां से एक अच्छी तंतु देखिए निकली हुई है भैया, कि जो यहां से होकर के देखिए ये ऐसे 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 ये निकल कर भैया ये अंदर तक, मतलब कहां तक, ये पुच्छ वाले भाग तक ऐसे जाती है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का जाल बुना होता है, इसका काम क्या है प्यारे बच्चों, तो ये क्या करता है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया ये तैरने के लिए ऊर्जा का सोर्स होता है। अभी हमने बताया कि ये क्या करता है, शुक्राणुओं को तेजी से तैर कर भाई आगे बढ़ने के लिए एनर्जी देता है, कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को वैसे भी पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पावर हाउस यानी ऊर्जा घर। ठीक है, चलिए अगला भैया क्या होता है भाग, अगला भाग होता है पूंछ, जिसको पुच्छ भी कह सकते हैं। पूंछ क्या होता है, तो देखिए इसका कोई विशेष रोल नहीं होता है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होता, होता है भैया, इसके बिना भी नहीं काम होगा। देखिए यह शुक्राणु का अंतिम भाग व सबसे लंबा धागे नुमा भाग होता है। तो भैया यहीं से देखिए आकर के ये यूं लंबी पूंछ निकली हुई है, ठीक है, और यह एक झिल्ली नुमा आवरण से घिरा रहता है, और यह शुक्राणुओं को तैरने में सहायक करता है। भैया ये जो पूंछ है, ठीक है, ये पूंछ होता है, ये क्या करता है, शुक्राणुओं को तैरकर आगे बढ़ने में मदद करता है। क्योंकि देखिए शुक्राणु जो आगे बढ़ते हैं भैया, तो आगे किस तरह से बढ़ते हैं, देखिए ये ऐसा होता है इनका आकार, मतलब इसी तरह से ये तैरते हैं। भैया आपने कभी कोई सर्प वगैरह, ठीक है, पानी में चलते देखा होगा, किस तरह से लहराते हुए चलता है, या कोई मछली ऐसे यूं ऊपर नीचे करके चलती है। तो भैया इसका जो पूंछ वाला हिस्सा होता है वही ऊपर नीचे होता है, तो उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो भैया ये क्या है, शुक्राणुओं को तैरने में सहायक होता है। ठीक है, चलिए भैया आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। तो पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया, ये पूरा हो जाएगा शुक्राणु का सचित्र वर्णन। ठीक है, शुक्राणु का सचित्र वर्णन। ठीक, चलिए भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से। हो गया, आगे चलते हैं। अब है शुक्र जनन, क्या है, या शुक्राणु जनन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ये भी प्यारे बच्चों। ठीक है भैया, ऐसा कोई साल नहीं जब ये ना आए, अब की बार का मतलब 2025 का ही उठा लो भैया पेपर, चाहे 24 का उठाओ चाहे 23 का उठाओ, देखिए पूछा गया है, क्योंकि टॉपिक ही इतना लाजवाब है
इसलिए हमारी बातों को ऐसे ही मत हल्के में मत ले लेना, ठीक है, नहीं तो हो जाएगा धोखा। देखिए शुक्र जनन है क्या या फिर शुक्राणु जनन है क्या, और इसकी भाई इसके चरणों की अवस्थाओं के बारे में आपको भाई ग्राफ बना के समझाना होगा। देखिए शुक्र जनन, जिसको शुक्राणु जनन भी कहा जाता है, तो शुक्र जनन नलिकाओं में, अब शुक्र जनन नलिकाएं होंगी कहां, वृषण में। तो भैया वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं से शुक्राणु के बनने की ही घटना को प्यारे बच्चों शुक्राणु जनन कहते हैं। हमने क्या बताया कि भैया वृषण में शुक्र जनन नलिकाओं से शुक्राणु के बनने की जो प्रक्रिया होती है, घटना होती है, उसी को कहा जाता है शुक्राणु जनन। और जो शुक्राणु जनन है भैया वो 3 चरणों में पूर्ण होती है इसकी प्रक्रिया, ठीक है। भी फिगर के माध्यम से समझाएंगे, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। पहली अवस्था प्यारे बच्चों गुणन अवस्था। अब देखिए गुणन अवस्था क्या होती है, इस अवस्था में जनन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। बस यही पॉइंट याद रखना, इस पहली वाली अवस्था में समसूत्री विभाजन होता है तथा इसके द्वारा भैया शुक्राणु जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। यानी सबसे पहले स्टेप में जो शुक्र जनन नलिकाएं होती, मतलब शुक्र जनन कोशिकाएं होती हैं, उनमें समसूत्री विभाजन होगा, ठीक है। समसूत्री का मतलब भैया अगर 2n है तो 2n यहां पर भी 2n यहां पर, तो ये इसे कहते हैं समसूत्री। अर्धसूत्री होता है तो भैया 2n का n कर देते, n कर देते, तो समसूत्री विभाजन होता है। और भैया इसके द्वारा शुक्राणु जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब दूसरी प्रक्रिया में अपने माइंड में रखना, अभी फिगर में दिखाएंगे। दूसरी प्रक्रिया में क्या होता है, शुक्राणु जनन कोशिकाएं, ये जो कोशिकाएं बनती हैं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, तो दूसरी प्रक्रिया में शुक्राणु जनन कोशिकाएं पोषक पदार्थों का संचय करती हैं, ठीक है। इन पोषक पदार्थों को ग्रहण करके आकार में बड़ी हो जाती हैं तथा प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती है, ठीक है ना। तो भाई आज तो बड़ी प्यास लग रही है, गला सूख रहा। देखिए क्या बताया गया कि गुणन अवस्था में समसूत्री विभाजन होता है, ये बात क्लियर हो गई। फिर उसके बाद इससे शुक्राणु जनन कोशिकाओं का निर्माण होगा। दूसरी अवस्था में यही शुक्राणु जनन कोशिकाएं क्या करती हैं, पोषक पदार्थों का भाई संचय कर लेती हैं, यानी पोषक पदार्थों को ग्रहण कर लेती हैं, आकार में बड़ी हो जाएंगी थोड़ा, और आकार में जब बड़ी हो जाती हैं भैया तो इससे जाकर के प्राथमिक शुक्र जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये 2 अवस्थाएं समझ में आ गई, पहले इतना देख लीजिए, फिर हम आपको फिगर में समझा रहे हैं। चलिए हो गया ना। अब आती है भैया बात फिगर की। अब इस फिगर में समझिएगा, पूरी कहानी यहीं से फिनिश हो जाएगी, याद रखना बबुआ, बिल्कुल घबराना नहीं है। तो देखिए भैया ये शुक्राणु के निर्माण यानी शुक्र जनन, शुक्र जनन का मतलब होता है शुक्राणु के बनने की पूरी प्रक्रिया, यानी उसका पूरा प्रोसेस। तो भैया शुक्र जनन में भैया 3 अवस्थाएं, पहला देखिए गुणन अवस्था जो कि हमने देख लिया, दूसरा आपने देखा वृद्धि अवस्था, वो भी देख लिया। अब गुणन अवस्था में क्या बताया था बबुआ, तो हमने गुणन अवस्था में ये बताया था कि इसमें भैया जो प्राथमिक मतलब ये जो जनन कोशिका शुक्र जनन कोशिकाएं होती हैं, तो इनमें पहले अवस्था में बताया था कि यहां पे क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, याद रखना। तो समसूत्री विभाजन होगा तो भैया 2n है तो 2n बनेगा, ठीक है। फिर इससे भी ये 2n मतलब ये 2 से 3 प्रोसेस में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना, या आपको इसके लिखने की जरूरत नीचे वाला चाहे ना लिखो, केवल ये वाला लिखो। फिर ये हम वही बताया कि समसूत्री विभाजन होता है और इससे प्राथमिक भाई जो शुक्र जनन कोशिकाएं वो बनती हैं। फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में ये बताया कि ये जो मतलब शुक्र जनन कोशिकाएं होती हैं पोषक पदार्थों का संचय कर लेती हैं, ग्रहण कर लेती हैं और आकार में देखिए भैया ये ग्रोथ करती हैं यानी वृद्धि कर लेती हैं। तो देखिए इनका आकार कितना है और ये कितना बड़ा हो गया है। तो ये क्या करती है, पोषक पदार्थों का संचय कर लेती है और आकार में बड़ी हो जाती है और इन्हीं से प्राथमिक कोशिका बनती है। ये चीज अभी बताए। अब उसके बाद समझिएगा भैया तीसरा स्टेप। अब तीसरा स्टेप समझिएगा, तीसरा अवस्था है परिपक्वन अवस्था या फिर परिपक्व अवस्था। ये देखिए तीसरा स्टेप है भैया परिपक्वन अवस्था। तो इस अवस्था में प्राथमिक शुक्र जनन कोशिकाओं में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन द्वारा
अगुणित द्वितीयक शुक्राणु जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है तथा इनके अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही पूर्व शुक्राणु कोशिका बनती है और बाद में इन्हीं से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। देखिए ये बताया गया है भैया, ध्यान से समझना बबुआ, कि ये भाई तीसरी अवस्था परिपक्व अवस्था में कि जो प्राथमिक शुक्राणु जनन कोशिका होती है, यानी जो आकार में बड़ी हुई होती है, इसमें प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है और ये जो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा तो अगुणित द्वितीयक शुक्राणु कोशिका बनती है। तो यहां पर देखिए ये एक बनी हुई है, ये इसे नाम क्या दिया गया है, तो द्वितीयक शुक्राणु जनन कोशिका बनती है। फिर इनका जब अर्धसूत्री विभाजन फिर से होगा, मतलब इन्हीं का भैया जैसे फिर से अर्धसूत्री विभाजन, कैसा अर्धसूत्री विभाजन जब होता है तो यहां पे शुक्राणु पूर्वी कोशिका या पूर्व शुक्राणु कोशिका, हमने बताया ना पूर्व शुक्राणु कोशिका बनती है। देखिए इधर भी अर्धसूत्री विभाजन से ये पूर्व शुक्राणु कोशिका बनी हुई है, इधर भी अर्धसूत्री विभाजन से ये देख सकते हैं। ठीक भैया, ये जैसे इससे बना है दो, तो इससे भी ये दो बन गए हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पूर्व शुक्राणु कोशिका। ठीक, ये जितने हैं ये भी ये भी ये भी और पूर्व शुक्राणु कोशिका होती हैं और इन्हीं से भैया बाद में जाकर के ये देखिए क्या बनता है, स्पर्म यानी शुक्राणु। यहां पर देखिए ये शुक्राणु का निर्माण हुआ है इन्हीं के द्वारा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है शुक्र जनन का, या जिसको बोलते हैं शुक्राणु जनन। आई बात समझ में? तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है भैया, याद रखना। ठीक है, बस एक बार फिगर समझने की जरूरत है और कुछ भी नहीं है। ठीक, तो चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। तो यहां पे पहले इसको कर लीजिए इतना। ठीक है, करते चलिए जल्दी से, हो गया। फिर इसके आगे का भाग यूं कर लीजिए, पूरा फिगर वगैरह एकदम क्लियर है। ठीक, इसको कर लीजिए। हो गया ना। फिर अब हम आगे देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगर हमने शुक्र जनन या शुक्राणु जनन देख लिया तो भैया अंड जनन या अंडाणु जनन भी आएगा। अब अंड जनन या अंडाणु जनन क्या होता है, चलिए उसको देखते हैं। तो भैया जैसे शुक्र जनन होता है सेम टू सेम भैया आपका दो चरण तो वैसे मिलता है, हालांकि इसमें भी तीन ही चरण होते हैं। ठीक है, गुणन अवस्था, वृद्धि अवस्था, परिपक्वन अवस्था, इसमें भी वही चलता है। ठीक, बस थोड़ा सा अंतर होता है और वही चीज हमको समझना है। ठीक है भैया, चलिए तो ध्यान दीजिएगा। तो अंडाशय की अंडाणु जनन कोशिकाओं के द्वारा अंडाणु के बनने की जो प्रक्रिया होती है प्यारे बच्चों, वो क्या कहलाती है, अंडाणु जनन या अंड जनन। उसमें क्या था, शुक्राणु जनन कोशिकाओं से शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया शुक्राणु जनन था। यहां है अंडाणु जनन कोशिकाओं से अंडाणु बनने की प्रक्रिया अंड जनन। तो भैया मिल गया ना पूरा, वहां शुक्राणु के बारे में बात हो रहा है, यहाँ अंडाणु के बारे में। इसलिए जहां हमने शुक्राणु वर्ड इस्तेमाल किया, यहाँ शुक्राणु मतलब अंडाणु वही करेंगे। आई बात समझ में? तो इसमें भी तीन ही चरण होते हैं भैया, तीन प्रक्रिया में पूरी होती है। पहला प्रोसेस होता है गुणन अवस्था। अब देखिए गुणन अवस्था क्या होता है, फिगर में ध्यान देना। ये पहली वाली जो अवस्था है भाई तीन लाइन से बनाया गया है ना, एक लाइन ये, एक लाइन ये करके भाई तीन, भाई एक भाग ये पूरा दिख रहा है, एक ये वाला दिख रहा है और एक ये वाला। तो ये गुणन अवस्था, ये भैया दूसरा वृद्धि अवस्था और ये परिपक्वन अवस्था। अब इसको अच्छे से समझने का प्रयास करिए। तो हमने क्या बताया भैया, इसमें तीन अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था गुणन अवस्था। अब गुणन अवस्था में क्या होता है कि इस अवस्था में अंड जनन कोशिकाएं समसूत्री विभाजन करती हैं तथा अपनी संख्या में वृद्धि करती हैं। तो भैया देख सकते हैं कि ये कौन सा विभाजन हुआ है प्यारे बच्चों, तो ये हुआ है समसूत्री विभाजन। यानी 2n है तो 2n है, 2n है तो सब में 2n। तो इससे ये क्या है भैया, अब इनकी संख्या में वृद्धि हो गई है, मतलब जो ये अंडाणु जनन कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, इनकी संख्या में वृद्धि हो गई है। अब आगे देखिए भैया दूसरे स्टेप में क्या होता है। ठीक है, फिगर पहले देख लीजिए, बाद में स्क्रीनशॉट करने का मौका देंगे ही। अब तो भैया पहली अवस्था तो आपने देख लिया कि समसूत्री विभाजन होता है। इससे भैया होता क्या है, तो समसूत्री विभाजन से जो क्या है प्राथमिक अंडाणु कोशिका बनती है, उनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो भैया इनकी संख्या
बढ़ जाती है। अब उसके बाद भैया दूसरे चरण यानी जो वृद्धि अवस्था है, इसमें क्या होता है आगे देखते हैं। अब जो दूसरी अवस्था होती है भैया वृद्धि अवस्था, हमने क्या बताया प्यारे बच्चों, दूसरी अवस्था को बोलते हैं वृद्धि अवस्था। अब देखिए अंड जनन की जो वृद्धि अवस्था है शुक्र जनन की तुलना में बहुत लंबी होती है, यानी शुक्र जनन या शुक्राणु जनन में वृद्धि अवस्था ये लंबा प्रोसेस नहीं होता है, उसमें पोषक पदार्थों का संचय करके प्राथमिक जो शुक्र कोशिकाएं हैं आकार में बड़ी हो जाती हैं। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि भैया इसमें क्या होता है कि इस अवस्था में अंडाणु जनन जो कोशिकाएं हैं वो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, यानी इसमें 2 बार अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो जब पहली बार अर्धसूत्री विभाजन होता है कि पूर्व अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन जो प्रथम है यानी पहला चरण वो पूरा नहीं हो पाता है और इसमें अंडाणु जनन कोशिकाएं अधिक मात्रा में पोषक पदार्थों को संचित करके आकार में ये काफी बड़ी हो जाती है और इनसे ही भैया पूर्व अंडाणु कोशिका या प्राथमिक उसाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्राथमिक उसाइट कहते हैं। ठीक है भैया, चलिए आगे क्या होता है परिपक्वन अवस्था। इसमें क्या है ग्राफियन पुटिका के परिपक्व होने के बाद, अब जो ग्राफियन पुटिका होती है भैया इनके परिपक्व, ठीक है, इनके भाई यूं कह सकते हैं कि पूरी तरह से तैयार होने के बाद इसमें उपस्थित जो प्राथमिक उसाइट होता है इसमें प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है जो असमान होता है। मतलब एक जो भाई यहाँ पे जो पूर्व अंडाणु कोशिका बनी है एक तो भाई एक का आकार कुछ ज्यादा बड़ा हो जाता है, एक छोटा रह जाता है, अभी फिगर में दिखाएंगे। ठीक है, तो वही चीज कह रहा है, इसके फलस्वरूप एक अगुणित द्वितीयक उसाइट का निर्माण होता है तथा ग्राफियन पुटिका के फटने से यह द्वितीयक अंडाणु कोशिका मुक्त होकर फैलोपियन नलिका में प्रवेश कर जाता है, मतलब अंडाणु से मतलब अंडाशय से निकल जाएगा। ठीक है, इसमें द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश करने के बाद होता है। ठीक है, तो इस फिगर में समझिएगा बबुआ, इसमें देखिए दूसरी अवस्था में ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। दूसरी अवस्था में देखिए हमने क्या बताया कि भाई वृद्धि अवस्था में होता क्या है, इसमें भी पोषक पदार्थ का को संचय करके ये शुक्राणु जनन जो कोशिका है आकार में बड़ी हो जाती है। ठीक है, इतना बताया गया है। ठीक, जिसे भैया प्राथमिक उसाइट या प्राइमरी उसाइट कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक अंडक भी कहा जाता है। लेकिन उसके बाद जब तीसरे अवस्था में पहुंचता है भैया जिसको परिपक्वन अवस्था या परिपक्व अवस्था कहते हैं, तो इसमें प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है, फिर द्वितीय अर्धसूत्री जो कि असमान होता है। इसमें देखिए ये वाला भैया जो द्वितीयक अंडक है इसका आकार देखिए, ठीक है, और ये वाला इसका आकार देखिए, तो इसमें असमान होता है, यानी इससे भैया ये क्या होता है पूरी तरह से विकसित नहीं होता है और ये विकसित होता है। देखिए एरो ध्यान दीजिएगा, यहां से ये आई, इधर से ये, उसके बाद ये, और इसी से जाकर के भैया ये क्या है अंड, बोले तो अंडाणु यहीं से बन जाता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है। आई बात समझ में? चलिए भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पहले इतना कर लीजिए, फिर उसके बाद ये वाला। हो गया, आगे देखते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त चक्र। ठीक है, जिसे ऋतु चक्र कहा जाता है, ठीक, मासिक चक्र कहा जाता है, कई नामों से जाना जाता है। ठीक, मेंस्ट्रुअल साइकिल, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, काफी इंपोर्टेंट ये भी है भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपका टॉपिक भी है। ठीक है, आवर्त चक्र क्या है, और पूछता है कि आवर्त चक्र को प्रेरित करने वाले हार्मोन्स का नाम लिखिए, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन कौन से जो हार्मोन्स हैं वो अहम रोल निभाते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए भैया आवर्त चक्र या फिर मासिक चक्र या ऋतु चक्र होता क्या है, तो ध्यान दीजिएगा भैया, मादा में जनन काल के प्रारंभ होने के साथ, यानी जब उनमें जनन काल शुरू होता है, यानी जब से जो कहते हैं ना ये कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, ठीक है, के साथ जो ऋतु स्राव है वो प्रारंभ हो जाता है, जो जनन काल की समाप्ति के बाद रुक जाता है। मतलब महिलाओं में जो ऋतु स्राव होता है, हम बात कर ले बच्चों
तो ये स्टार्टिंग में भैया ये 13 से 15 वर्ष की आयु में शुरू हो जाता है। और जब पहली बार होता है प्यारे बच्चों, इसे रजोदर्शन कहा जाता है। जब पहली बार किसी महिला में, ठीक है ना, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, और उसके बाद ये भैया समाप्त हो जाता है लगभग 50 से 55 वर्ष की आयु में ये प्रक्रिया बंद हो जाती है। और जब अंतिम बार होता है तो इसे रजो निवृत्ति कहा जाता है। जब पहली बार होता है भैया रजो दर्शन और अंतिम बार रजो निवृत्ति। तो यहां पर वही चीज बोल रहा है कि मादा में जनन काल के प्रारंभ होते ही जो ऋतुस्राव है, ठीक है, वो क्या है, शुरू हो जाता है। और जो जनन काल के समाप्त होने पर, यानी हमने बताया ना कि 50 से 55 वर्ष की आयु में ये बंद हो जाता है महिलाओं में, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक, तो ये बंद हो जाता है। और इस माह मतलब इस काल में, यानी इस दरमियान प्रत्येक माह 28 यानी 28 दिन, अधिकांश लोग का जो साइकिल होता है वो 28 दिन का ही होता है, ठीक है, जो पूरा चक्र होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। बाकी में भाई अलग अलग महिलाओं में अलग अलग होता है, सबका सेम नहीं होता है, किसी में 21-22 दिन का होता है, किसी में 24 दिन का होता है साइकिल, तो किसी में भैया 28 दिन का, तो ज्यादातर एवरेज 28 दिन का अधिकांशता होता है, और किसी का तो 30-31 दिन तक का होता है, ठीक है, लेकिन एक एवरेज क्या है 28 दिन के अंतराल पर अंडाशय से एक अंडाणु का उत्सर्जन होता है, यानी एक अंडाणु मोचित होता है, बाहर निकलता है निषेचन ना होने की स्थिति में। क्योंकि अगर जैसे अंडाणु निकला, फिगर के माध्यम से समझिएगा बबुआ, मान लेते हैं भैया ये पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो ये अंडाशय है भैया, तो यहां से हमने बताया कि एक अंडाणु भाई इसमें बनने वाला जो अंडाणु है वो बाहर निकला, इस तरह से निकल रहा है। तो यहां आकर के भैया ये शुक्राणु का इंतजार करता है। इस दरमियान अगर शुक्राणु अंडाणु से निषेचित हो जाएगा तो भैया ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा ही नहीं। लेकिन वहां यहां पर वही चीज बोल रहा है कि निषेचन ना होने की स्थिति में, यानी जब निषेचन नहीं होगा तो गर्भाशय की दीवार एवं अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन शुरू हो जाता है, और इसी चक्र को ही मासिक चक्र, आवर्त चक्र या फिर ऋतु चक्र कहा जाता है, ठीक है। यूं समझिए सीधी सी बात कि मासिक चक्र क्या होता है, तो हमने बताया ना कि महिलाओं में प्रत्येक माह 28 अर्थात 28 दिन के बाद अंडाणु से मतलब जो अंडाशय से अंडाणु मोचित होता है, निकलता है। अगर उस दरमियान अंडाणु शुक्राणु से निषेचित हो जाएगा तो भैया ये प्रक्रिया रुक जाएगी। लेकिन निषेचन ना होने की स्थिति में ये क्या होता है कि जो यहां पे ध्यान देना, जो अंदर की परत होती है क्षय हो जाती है, और उसके साथ ये ब्लड के रूप में वजाइना से बाहर निकलता है, ठीक है, जिसका टाइम लगभग 4 से 5 दिन तक का होता है, ठीक है। ये भी भाई घटता बढ़ता रहता है, सब में अलग अलग होता है, याद रखना, ठीक। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या हो जाती है भैया, मासिक चक्र हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद भैया अब देखिएगा जो मासिक चक्र होता है ना प्यारे बच्चों, तो मासिक चक्र की 3 अवस्थाएं होती हैं। अगर शॉर्ट में आया तो आपको केवल जो ऊपर लिखा है भैया, अगर ये 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा तो केवल यहां तक भैया जो हमने बताया वही लिखना। लेकिन अगर ये 3 नंबर में पूछ लिया, जो कि पूछा गया है, 3 नंबर में अगर आया तो भैया आपको पूरा लिखना है। तो मासिक चक्र 3 चरण होते हैं मासिक चक्र में। पहला होता है भैया क्रम प्रसारी अवस्था। क्रम प्रसारी अवस्था क्या होता है, इसमें FSH क्या होता है, पुटिकाओं को एस्ट्रोजन के स्रावण के लिए प्रेरित करता है। जो FSH हार्मोन्स होता है वो क्या होता है, पुटिकाओं को एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स है उसको स्रावित करने के लिए प्रेरित करेगा कि उसका स्राव कीजिए, ठीक। अब FSH क्या है भैया, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स इसका नाम है, ठीक। और इस अवस्था का जो अंतराल होता है भैया 1 से 12 दिन होता है। यानी जो पहला चरण होता है, पहली अवस्था क्रम प्रसारी अवस्था, ये 1 से 12 दिनों की अवस्था होती है, ठीक है भैया। चलिए तो ये हो गई प्राथमिक अवस्था, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया ना। आगे चलते हैं। अब जो दूसरी अवस्था है, बहुत गहराई में नहीं जाना, समझिएगा। दूसरी अवस्था है, इसको बोलते हैं स्रावित अवस्था। क्या बोलते हैं भैया,
स्रावित अवस्था। अब देखिए स्रावित अवस्था क्या है, तो कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन की अधिक मात्रा का श्रवण करता है। ठीक है, श्रवण करता है भैया, मतलब श्रवण का मतलब ये श्रवण वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, इसका श्राव, श्रावण का मतलब श्राव से है, श्रावित करता है मतलब निकालता है। ठीक है भैया, इस अवस्था का जो अंतराल है प्यारे बच्चों 12 से 14 दिन, यानी पहले जो क्रम प्रसारी अवस्था, पहली अवस्था वो 12 दिनों तक, अब 12 से 14 दिन तक का जो भैया अवस्था है वो श्रावित अवस्था होती है। और इस दरमियान यानी इस अवस्था में अंतः स्तर जो गर्भ है, जो अंतः स्तर होती है गर्भाशय की, वो सागर्भता तथा रोपण के लिए तैयार हो जाता है। सागर्भता यानी जिसको प्रेगनेंसी बोलते हैं, अगले चैप्टर में समझेंगे। ठीक है ना, सागर्भता यानी गर्भधारण होने की प्रक्रिया को सागर्भता कहते हैं। यानी दूसरे वाले अवस्था में जो गर्भाशय की अंतः स्तर होती है, अंतः परत, वो एक तो प्रेगनेंसी के लिए, दूसरा रोपण। ठीक है, रोपण का मतलब क्या है, निषेचन के बाद जो भ्रूण बनता है, भ्रूण को गर्भाशय की दीवार में चिपका देना, रोपित कर देना, रोपण कहलाता है। ठीक है, जिसको इम्प्लांटेशन कहते हैं या फिर ग्राफ्टिंग कहा जाता है। ठीक, आई बात समझ में। तो भैया श्रावित अवस्था में होता क्या है, तो कार्पस जो ल्यूटियम, अब कार्पस ल्यूटियम भैया ये क्या है, अंडाशय के अंदर कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है, एक समूह होता है। ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की अधिक मात्रा निकलने के लिए उसको भाई क्या करता है कि अधिक मात्रा का जो श्रवण करता है, अर्थात उसको श्रावित करता है। ठीक, और इस अवस्था में हमने बताया कि भाई 12 से 14 दिन का वक्त होता है इसका, और इसमें जो अंतः स्तर होती है गर्भाशय की, एक तो प्रेगनेंसी, दूसरा इम्प्लांटेशन बोले तो ग्राफ्टिंग के लिए तैयार रहता है। अब उसके बाद भैया तीसरी अवस्था होती है मासिक अवस्था। मासिक अवस्था की बात कर लें तो भैया ये 28, देखिए मासिक अवस्था क्योंकि पूरा साइकिल 28 दिन का होता है, तो मासिक अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में यदि अंडाणु निषेचित नहीं होता, अभी हमने बताया ना भाई निषेचित हो जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अंडाणु निषेचित नहीं होता तो कार्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरॉन स्तर में कमी के कारण नष्ट हो जाता है, यानी जो कोशिकाओं का समूह है वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नष्ट हो जाता है तो इसमें गर्भाशय एंडोमेट्रियम के टूटने से रुधिर का स्राव होता है, मतलब रक्त स्रावित होगा वजाइना से। ठीक है, और यह स्राव बात कर लें 5 दिन तक रहता है, इसका भी टाइमिंग अलग, किसी में 3 दिन, ये मिनिमम 3 दिन तो रहता ही है। जो कहते हैं ना कि जो ब्लड स्रावित होता है वजाइना के माध्यम से, तो भैया ये जो लगभग टाइमिंग है कि वो अगर जाएगा तो बहुत लेट तो 5 दिन तक, तो 4 से 5 दिनों तक इसका भैया टाइमिंग होता है, यानी जो रक्त स्रावित होता है। ठीक है, अब यहां पे भैया एक और क्वेश्चन जोड़ा था भैया हमने कि मासिक चक्र को प्रेरित करने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं। तो देखिए भैया मासिक चक्र FSH, LH, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन के द्वारा नियंत्रित होता है। तो मासिक चक्र को प्रेरित करने वाले ये हार्मोन्स हैं। ठीक है भैया, जिसमें FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, बाकी एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन है। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, उसके बाद ये भी कर लीजिए भैया। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निषेचन क्या है, निषेचन की प्रक्रिया कहां संपन्न होती है। ये भी प्यारे बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया। ठीक है, निषेचन क्या है, निषेचन क्या है, ज्यादातर परिभाषा ही पूछा है कि प्रक्रिया कहां होती है, ये तो बहुविकल्पी में ज्यादा पूछता है। ठीक है, तो देखिए निषेचन क्या होता है, समझिएगा एक फिगर के माध्यम से। तो भैया जैसे यहां पे एक नर युग्मक है, नर युग्मक, और एक भैया ले लिया मादा युग्मक। अब नर युग्मक प्यारे बच्चों का मतलब क्या है भैया, शुक्राणु, जो कि अगुणित होता है मतलब N, और मादा युग्मक मतलब भैया अंडाणु, ये भी अगुणित होता है। जब भैया क्या होता है अगुणित नर युग्मक, मतलब कि हमने क्या बताया भाई शुक्राणु,
फिर मादा युग्मक यानी अंडाणु का भैया संलयन होता है, ठीक है, यानी इनमें क्रॉस होगा, जब जा करके ये मिलेंगे तो संलयन के बाद क्या होता है भैया, एक द्विगुणित युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज, ठीक है, युग्मनज बनता है। और ये द्विगुणित होता है क्योंकि भैया ध्यान देना, जब शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है, जैसे ये अंडाणु है और भैया इसमें जब शुक्राणु कोई प्रवेश करेगा बच्चों, तो इसका भाई हिस्सा जैसे अंदर प्रवेश कर गया, तो अंडाणु के गुणसूत्र 23, ठीक है भैया, मतलब ठीक है, यानी इसमें ध्यान देना इनका 22 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए जो 22 होता है, बोले तो भाई अगर देखिए गुणसूत्र कितने होते हैं 46, मतलब 23 जोड़ी, और जो 22 जोड़ी होता है वो क्या होता है, कायिक गुणसूत्र, दैहिक गुणसूत्र। लेकिन अब देखिए कि जो अंडाणु होगा वो 22 प्लस, ध्यान देना अंडाणु ये 22 प्लस अंडाणु में x होता है, दूसरा भी 22 प्लस x होता है, क्योंकि भैया एक जोड़ी जो बचता है वही लिंग गुणसूत्र, और वही लिंग का निर्धारण करेगा कि पैदा होने वाला लड़का है या लड़की। तो जब ये अंडाणु वाला है भैया शुक्राणु के, जैसे शुक्राणु में 22 प्लस 1 x होता है, तो दूसरा 22 प्लस y। तो यही चीज जब भैया जैसे शुक्राणु इससे इस वाले से मिल गया तो 44 प्लस x हो गया, मतलब लड़की का जन्म। जब शुक्राणु का y वाला x से मिल गया तो 22 मतलब 44 प्लस xy यानी लड़के का जन्म हो जाएगा। तो यही प्रक्रिया यहां पर होती है, इसको ग्राफ से समझिए बस कि भैया जब क्या होता है, अगुणित नर युग्मक यानी शुक्राणु तथा अगुणित मादा युग्मक यानी अंडाणु का संलयन होता है, मतलब मेल होता है, तो इस प्रक्रिया को ही कहते हैं भैया निषेचन। और निषेचन के भाई बाद ही क्या होता है, युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है। और भैया इसी युग्मनज से आगे चल करके भैया क्या होता है, एम्ब्रियो यानी भ्रूण बनता है। क्या बनता है? भ्रूण बनता है। और निषेचन की प्रक्रिया हमने बताया था फिगर में भी भैया मादा जनन तंत्र में, कि निषेचन की जो प्रक्रिया है वो फैलोपियन नलिका में पूर्ण होती है। तो भैया वही चीज है कि अगुणित नर युग्मक यानी एन शुक्राणु जो है तथा अगुणित मादा युग्मक यानी अंडाणु, ठीक, का जब मेल होता है तो इसे ही कहते हैं निषेचन। ठीक, ये प्रक्रिया ही निषेचन कहलाती है। और भैया इसके द्वारा द्विगुणित युग्मनज यानी 2n जिसको जाइगोट बोलते हैं अंग्रेजी में बनता है। और स्तनधारियों में भैया ये प्रक्रिया फैलोपियन नलिका में होती है और यही युग्मनज बाद में भ्रूण बनाता है। ठीक, क्या बनाता है भैया? भ्रूण बनाता है, एम्ब्रियो। और यही भ्रूण जब गर्भाशय में स्रावित मतलब रोपित कर दिया जाता है, स्थापित कर दिया जाता है, तो इसी को अंतररोपण या रोपण कहते हैं। तो वो भी हम देखेंगे भाई, ये भी क्वेश्चन किया जाता है कि अंतररोपण क्या है या रोपण किसे कहते हैं। अभी हमने बताया, क्या बताया भैया, जैसे एक फिगर बनाते हैं, जगह यहां पे है, ये चीज ठीक है। आज तो पानी की लग रहा है एकदम, बोतल खत्म हो गया पानी पीते पीते। देखिए भैया, अब अंतररोपण क्या होता है। हमने आपको एक बात बताई थी प्यारे बच्चों कि जो निषेचन की प्रक्रिया है वो फैलोपियन नलिका यानी यहां पर मान लेते हैं भ्रूण बना, ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु का मेल हो गया, मेल के बाद भैया वो जाइगोट बनाएगा और यही बाद में भ्रूण बनता है। तो ध्यान देना, ये भ्रूण है और ये वाला भैया पार्ट ध्यान से समझिए, ने बताया कि ये वाला जो पार्ट है बीच वाला भैया, यही क्या होता है, यूट्रस होता है, मतलब गर्भाशय होता है। तो भ्रूण का गर्भाशय की अंतःपरत से मतलब इसकी दीवार में इस भ्रूण को स्थापित कर देना। जैसे ये यहां से आकर के इसमें इसका यानी एक समझ से ये समझिए कि जैसे एक दीवार होती है, इसी दीवार में आकर के ये जो भ्रूण है यह ऐसे चिपक जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या भाई परिभाषा होगी कि भ्रूण का गर्भाशय की अंतः दीवार पर स्थापित होने की प्रक्रिया
या चिपकने की प्रक्रिया या रोपित होने की प्रक्रिया को कहते हैं अंतररोपण। ठीक है, तो ये हो जाएगा भैया अंतररोपण। तो यहां पर हम लिखेंगे भैया, परिभाषा लिखेंगे कि भ्रूण का गर्भाशय की अंतः दीवार पर स्थापित होने की प्रक्रिया को अंतररोपण कहते हैं। ठीक है, तो यहां फिर आगे लिखेंगे बच्चों कि अंतररोपण के बाद गर्भाशय में, ये सब छोटी परिभाषाएं हैं 1-2 नंबर वाली, गर्भाशय में भ्रूण का भरण पोषण होता है, यानी वहीं उसका लालन पालन होगा, यानी भ्रूण उसी में पलेगा बढ़ेगा। ठीक है, किसमें? गर्भाशय में। आई बात समझ में? चलिए नोट कर लीजिए भैया। हो गया। अब जो देखेंगे ना बच्चों, वे और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, हम इसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्यारे बच्चों, कि अपरा क्या है, इसके मुख्य कार्य। ये तो भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको 100% तैयार करके जाना, याद रखना, अपने माइंड में रख लेना इस बात को भैया। अपरा क्या है, या कभी कभार अपरा ना पूछ करके इसी को भैया ऐसे बोल देगा प्लेसेंटा क्या है, क्योंकि इसी को प्लेसेंटा कहा जाता है। ठीक है, ऐसे लिखा रहेगा या यहाँ पे सा में बिंदी रहे, और उतना समझ ही रहे हैं। ठीक, तो देखिए अपरा क्या होता है या प्लेसेंटा क्या है, इसके मुख्य कार्य। तो अपरा होता क्या है समझना, फिगर में समझिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये एक गर्भ की स्थिति है और इसमें भैया मान लेते हैं कोई शिशु है, ऐसे। ठीक है भैया, समझिएगा। अब इसको जो पोषण मिलेगा ना, मतलब इसको जो पोषण मिलता है भाई, इसके बाहर बांध लेते हैं, ये एक नाल के रूप में संरचना है। ठीक, तो गर्भ में जैसे कोई शिशु है, अब इस शिशु को भैया पोषण कैसे मिलेगा, तो इस अंग द्वारा। कैसे? अब ऐसा है नहीं कि कोई दाल चावल खा रहा है, बच्चे के पेट में दाल चावल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि बच्चे को जो पोषण मिलता है वो मां के रक्त से मिलता है। तो अपरा क्या है समझिएगा, तो भैया वह अंग, क्या बताया, वह अंग जिसके द्वारा गर्भ में स्थित भ्रूण, क्योंकि भैया जब तक इसका जन्म नहीं होगा प्यारे बच्चों, ये भ्रूण ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भ्रूण। शिशु तभी कहलाएगा जब ये भाई क्या है, गर्भ से बाहर निकलेगा, जब इसका जन्म होगा। तो क्या बताया गया कि भैया वह अंग जिसके द्वारा गर्भ में भाई जो स्थित भ्रूण है, इसे मां के रक्त के द्वारा पोषण मिलता है। भाई इसको जो पोषण मिलेगा, भोजन मिलेगा, ठीक है, वो क्या है, मां के रक्त के द्वारा ही मिलेगा। तो जो पहुंचाता है, यानी बच्चे तक जो पहुंचाता है, वो अंग ही कहलाता है अपरा या फिर प्लेसेंटा। ठीक है भैया, आई बात समझ में? तो लिखेंगे वह अंग जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त से पोषण पहुंचता है, ठीक है, और भ्रूण वृद्धि करता है, उस अंग को ही अपरा या फिर हमने क्या बताया, अपरा कहते हैं, या फिर इसी को प्लेसेंटा कहते हैं। अब देखिए भैया अपरा के कार्य क्या है। एक तो भैया पहला कार्य है इसको पोषण देना, यानी ऑक्सीजन वगैरह देता है भ्रूण को। दूसरा यह है कि भ्रूण में जो भी अपशिष्ट, भाई भ्रूण के अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ होंगे, लाइक दैट CO2 हो गया, या फिर यूरिक एसिड वगैरह, यूरिया वगैरह का निर्माण हो रहा है, तो इसमें उत्सर्जित पदार्थ भी इसी अंग के द्वारा भाई क्या होंगे, मां के रक्त में पहुंचेंगे। इसीलिए भैया प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि मतलब जो महिला होती है उसमें ब्लड की कमी ये देखी जाती है, क्योंकि मां के रक्त से ही बच्चे को पोषण मिलता है। तो सूजन वगैरह की ये सारे लक्षण आ जाते हैं प्रेगनेंसी के दरमियान। कारण यही होता है क्योंकि कुछ अपशिष्ट पदार्थ वगैरह भी हमने बताया ना, ब्लड में थोड़ा जाकर के मिलेंगे, तो उससे भी थोड़ा क्या होता है भाई, सूजन वगैरह देखने को मिल जाता है। तो अपरा के जो कार्य होगा ना प्यारे बच्चों, कार्य क्या है, पहला इसके द्वारा भ्रूण को पोषण और ऑक्सीजन मिलता है, वो तो हमने बताया। दूसरा इसके द्वारा उत्सर्जित पदार्थ भ्रूण से रुधिर तक पहुंचते हैं, यानी भ्रूण से रुधिर में उत्सर्जित पदार्थ जैसे हमने बताया ना, यूरिया हो गया, ठीक है, और CO2 हो गया, वो भी एक अपशिष्ट पदार्थ के रूप में ही है। अगला है अपरा द्वारा स्रावित हार्मोन्स गर्भावस्था बनाए रखने और शिशु के जन्म में सहायक होता है। ठीक है,
तो ये हो जाएगा अपरा और अपरा के कार्य। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया, आगे देखते हैं बबुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रसव। ये सारे क्वेश्चन शॉर्ट वाले हैं, जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लाएंगे तो वहां पर एकदम निपटा देंगे बचे खुचे, ठीक है। इसके बारे में परेशान ना होना कि 1 नंबर वाला 2 नंबर वाला छूट जा रहा है, ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं छोड़ेंगे भैया, याद रखना। अगर यहाँ 1-2 बच्चे भी हैं 1-2 नंबर वाले ना, जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई 1 नंबर वाले 2 नंबर वाले 5 नंबर वाले जब अलग अलग सब बताएंगे बच्चों, तो वहां निपटा देंगे, परेशान नहीं रहना बबुआ। चलिए देखिए प्रसव क्या है और प्रसव को प्रेरित करने वाले हार्मोन्स क्या होते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसव, अब भैया प्रसव को ऐसे हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हिंदी नहीं समझ रहे है ना, होता है कुछ चीजें ऐसी होती है भाई हमको हिंदी नहीं याद, अंग्रेजी हम जानते हैं, ठीक। तो प्रसव का मतलब ही होता है भैया जैसे डिलीवरी, क्या है डिलीवरी। अब डिलीवरी वर्ड बोल दिया तो आप समझ गए होंगे कि प्रसव होता क्या है। तो प्रसव क्या है कि जो ह्यूमन में यानी मानव में गर्भ जो सागर्भता होती है यानी प्रेगनेंसी का जो काल है पूर्ण हो जाने के बाद, जो कि कितने भाई भाई टाइम का होता है 9 माह, कितना 9 माह। तो मानव में सागर्भता की जो अवधि है यानी जो 9 माह का अवधि होती है भैया, वो इसके पूर्ण हो जाने के बाद, और एक चीज ध्यान देना इसी को गर्भावधि कहते हैं, क्या बोलते हैं गर्भावधि, कि 9 माह का जो समय होता है वही गर्भावधि कहलाता है। तो वही चीज हमने बताया कि सागर्भता भाई जो होता है 9 माह का होता है, ये सागर्भ मतलब इसी को गर्भावधि कहते हैं। और जब ये भाई पूर्ण हो जाएगा तो होता क्या है कि महिलाओं के यूट्रस में जो पेशियां हैं उनमें संकुचन पैदा होता है। तो 9 माह के बाद संकुचन के द्वारा गर्भ का शिशु के रूप में भैया जन्म लेना यानी बाहर निकलना, वो कहलाएगा क्या चीज प्रसव, ठीक है। वो क्या कहलाएगा भैया प्रसव कहलाएगा, या इसी को शिशु जन्म कहा जाता है, ठीक है। और बात समझ में आ गई, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, बस सीधी सी बात कि गर्भावधि पूर्ण होने के बाद परिपक्व भ्रूण का शिशु के रूप में जन्म लेना प्रसव कहलाता है। और प्रसव के संकेत पूर्ण विकसित भ्रूण तथा अपरा से उत्पन्न होते हैं। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है भैया कि प्रसव को प्रेरित करने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं। पहला है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, ठीक है। दूसरा है एस्ट्रोजन हार्मोन्स, तीसरा है रिलैक्सिन हार्मोन्स, और सबके काम अलग अलग हैं, ठीक। एक क्या करता है जैसे पेशियों में संकुचन पैदा करता है, दूसरा पूरी प्रक्रियाओं को भाई निर्धारित करता है, ठीक है, कि कोई समस्या ना होनी पाए, जैसे हमने बताया कि उसकी नलिका खोलना वगैरह और प्रेशर थोड़ा देना, ये सारी चीजें। रिलैक्सिन जो हार्मोन्स है ये प्रसव पीड़ा को कम करता है, यानी डिलीवरी के दरमियान जो भाई पीड़ा होती है महिलाओं में, उस पीड़ा को कम करना काम रिलैक्सिन हार्मोन्स का होता है, ठीक है भैया। तो ये हो जाएगा प्रसव और प्रसव को प्रेरित करने वाले हार्मोन्स। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सबको आज की ये क्लास काफी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट छोड़कर जाइएगा।